इसको मांग तो मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बीपीएससी का री एग्जाम होगा और इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम देशव्यापी आंदोलन बनेगा। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और बिहार से हम लगातार बड़ी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अफसोसनाक है। भारी तादाद में वहाँ पर युवा छात्र वो सड़कों पर बने हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन के दौरान उन पर पानी की बौछारें की गई हैं, लाठीचार्ज की गई है। और ये दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हुई, जो उसकी संयुक्त इनिशियल प्रीलिम्स हुई थी 13 दिसंबर को, और ये ज़रूरी है क्योंकि राज्य में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर आपको बीपीएससी के थ्रू से क्लियरेंस करना होता है। इंटरव्यूज़, प्रीलिम्स, मेंस के तमाम उसके जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स में होते हैं। करीब 2000 वैकेंसीज़ के लिए 4.5 लाख छात्रों का आवेदन करना, 3 लाख छात्रों का इसमें अपियर करना। तो आप सोचिए कि एक तो जो क्रेज़ है सरकारी नौकरियों के लिए और एक कंपल्शन भी है कि लोग चाहते हैं सरकारी नौकरियां मिले। और इन छात्रों का कहना है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स की जो है पेपर्स कुछ सेंटर्स में लेट आई थी। एक सेंटर में उन्होंने कहा कि वहाँ पेपर लीक हुई थी। तब से ये छात्रों का आंदोलन लगातार और बड़ा होता जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए प्रशांत कमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो युवा हल्ला बोल संगठन है, लगातार युवाओं की नौकरियों के मुद्दे को उठाता रहा है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो छात्रों की मांगे हैं वो क्या हैं? छात्र पिछले 2 हफ्ते से जो बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जो होती थी वो ना हो। शुरू में क्या हुआ कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बीपीएससी के छात्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? जनरली एक जो शिफ्ट से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। तो पहले एक ही एग्ज़ाम में 2-3 तरह के पेपर्स दिए जा सकते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस होता है। डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंस होने की वजह से आयोग को नॉर्मलाइज करना पड़ता है ताकि फेयर हो। तो शुरू में बातचीत हुई और बातचीत होकर के ये तय हुआ कि आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला तय नहीं है, और फार्मूला तय नहीं होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उससे क्या होता है कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। तो ये तय हुआ। फिर उसके बाद जब पेपर हुआ तो पेपर में कई जगह पेपर लीक का मामला आया और पेपर नहीं पहुंचने का मामला आया। तो अब छात्र ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरा एग्ज़ाम। तो इसमें सरकार का ये कहना है कि एक तो पेपर लीक का सबूत नहीं है, तो आप सबूत दीजिए। तो ये दारोमदार उन्होंने छात्रों पे डाल दिया है कि आपको सबूत देना है, और एग्ज़ाम पेपर वहाँ क्यों नहीं पहुँचा इसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। और ये नहीं बता रहे हैं कि अगर सिर्फ एक सेंटर का जो 12,000 छात्रों का दोबारा एग्ज़ाम लेंगे तो फिर क्या बिना नॉर्मलाइजेशन का कैसे वो पेपर निकालेंगे। पूरे हर जगह, मैं इसलिए नॉर्मलाइजेशन से इस बात की शुरुआत मैंने इसलिए किया है कि हर जगह लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कह रहे हैं कि पेपर लीक, और जो है एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर पे कैंसिल होना चाहिए। बात सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बात यहाँ है कि अगर पेपर लीक अगर एक ही सेंटर पे हुआ, इसको मान भी लें, तो भी क्या अगर ये छात्र 12,000 छात्र अलग से एग्ज़ाम देंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट तभी आएगा ना जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो फिर उसमें भ्रष्टाचार होगा। तो इसका जवाब, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप चाय भी ले सकते हैं उधर। ये इन छात्रों की अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि कुछ मीटिंग्स हुई हैं और राजनीति की बाद में बात मैं करूँगी, जो राजनीतिक किरदार अभी प्रदर्शन के साथ जुड़ रहे हैं, इनकी बीपीएससी ने अभी तक किन लोगों से मुलाकात की है? उन्होंने शायद एक मीटिंग प्राइवेट कोचिंग सेंटर से भी की थी, जो एक्चुअली में तो डायरेक्टली कोई स्टेक होल्डर नहीं है, उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए कि सरकार बिठाकर जो उनसे बातचीत कर रही है। नहीं, चूँकि इस जो अभी जो आंदोलन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, इससे पहले वो मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात इसलिए हुई थी कि बात ये आई कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो मसला है उसके कारण वो कंसल्टेशन के तौर पे मिली। तो पहली बात तो मतलब ये पहला ही आयोग होगा जो किसी को जो है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को और यूट्यूबर्स को बिठा करके ये बात कर रही है। एक तो आप इससे डील क्यों कर रहे हैं? खैर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार ये कहती है कि भाई हमको बात करना है, समझना है,
चलो ठीक है, लेकिन जब वही स्टूडेंट वही छात्र को सपोर्ट करने के लिए जब वो कोचिंग वाले आते हैं तो आप एक लेटर निकालते हैं और बाकायदा जब उस पर लाठीचार्ज हुआ हम लोगों ने सवाल उठाया तो जो डीएम का हैंडल है उससे ये लिखा जाता है कि गैर अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक अजीब सा जो है लॉजिक लेकर के आते हैं हर बात पे। तो ये इनको बताना चाहिए कि जो री एग्ज़ाम अगर ये नहीं कराते हैं तो कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि फेयर हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये तो बता नहीं रही है सरकार। अगर हम देश भर में प्रदर्शन की बात करें, आप देखें मतलब अगर 300 350 प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों के, युवाओं के, उसमें कम से कम 80% 85% जो प्रदर्शन हैं वो आपको बिहार में होती हुई नज़र आएंगी। पटना में तो आए दिन ही हम देख रहे हैं कि छात्रों की कभी पेपर लीक का मसला हो, कभी अनफेयरनेस का मसला हो। क्यों इतना मुश्किल हो गया है एक सरकारी एग्ज़ाम करवाना बिहार जैसे राज्य में? देखिए, पिछले 6 साल 7 साल से हम लोग लगातार फेयर और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। ये जो और हर जगह, हर सभा, हर मीटिंग, हर इंटरव्यू में हम लोग ये बात कह रहे हैं और मैं आज भी फिर कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम बिना सरकार के सरकार के लोग जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे पेपर लीक नहीं हो सकता। अगर पेपर लीक हो रहा है इसका मतलब है कि सरकार के लोग, सरकार के मंत्री या आला अधिकारी उसमें शामिल हैं। नहीं तो बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक हो जाता है तो अब सोचिए कौन सा एग्ज़ाम बचेगा। और एक एग्ज़ाम का नाम बताइए, एक एग्ज़ाम जो बिहार में हो गया हो और उसका पेपर लीक नहीं हुआ है, उसमें कोई विवाद ना हुआ हो, उसमें धांधली का आरोप नहीं। तो बिहार में तो ये मतलब एक तरीके से ओपन सीक्रेट है, एलिफेंट इन द रूम है कि आपको पता है कि अगर आपको एसडीओ के पोस्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी है तो उसकी कितनी कीमत है, डीएसपी के पोस्ट के लिए कितनी कीमत है। मतलब एग्जाम देने के पहले ही बच्चों को जो है वो पता होता है कि भाई कौन सा एग्जाम आप कितने पैसे में जो है आप वैकेंसी खरीद पा रहे हैं। ये ऐसी सूरत हाल क्यों हो रखी है बिहार में? खास कर से जो अभी बीपीएससी वाला जो मसला चल रहा है इसमें इतना क्यों एडमेंट है, आपको क्या लगता है? इसका कारण ही यही है। इसका कारण यह है कि भाई पहले से सब कुछ तय है, या तो नहीं तो ये आके बताएं कि भाई क्या कारण है। जब छात्र जो एग्ज़ाम उसमें दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें विश्वास नहीं है सिस्टम पे, तो सिर्फ परीक्षा लेना पर्याप्त नहीं होता है। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि छात्रों का विश्वास जो है वो भी बहाल रहे सिस्टम पे। अगर छात्रों का विश्वास नहीं है तभी तो इतने भारी मात्रा में जो है 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं बाहर। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार इतने बड़े पोस्ट पे जो है बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। इसलिए इसमें जो है सभी मंत्री और जितने भी नेतागण हैं उसमें एकदम पूरा जोर लगाए हुए हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होने देना। इसलिए छात्रों में गुस्सा एकदम स्वाभाविक है। और ये पेपर आपका सवाल था कि भाई ये क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई भी समस्या होगा जब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि समस्या है, तो कैसे समाधान होगा। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जो अलग से सेटिंग का मामला होता है, उसको तो एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं ये लोग। हर बार छात्रों को फॉर्म निकालने के लिए प्रदर्शन, फॉर्म हो गया तो एग्ज़ाम कराने के लिए प्रदर्शन, एग्ज़ाम हो गया तो सही टाइम पे जो है उसका रिजल्ट आए उसके लिए प्रदर्शन, पेपर लीक हो जाए तो उसके लिए प्रदर्शन। मतलब असल चीज़ ये है कि जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, भाजपा जदयू की जो सरकार है वहाँ पे, ये भाजपा की गुंडा संस्कृति और नीतीश कुमार के नकारापन ने पूरे बिहार को जकड़ लिया। लेकिन इसमें देखिए अब 2005 से भले ही वहाँ विपक्ष में बदलाव हो रहा हो बिहार में, भाई नीतीश कुमार तो लगातार शीर्ष नेता बने हुए हैं। अलग अलग गठबंधन में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, और अभी भी बात चल रही है कि अब जो है वो शायद वो फिर अपना रास्ता जो है बदलने को तैयार है, शायद इंडिया गठबंधन का हिस्सा आने वाले दिनों में बन जाए। तो ऐसे में फिर मतलब ये तो कोई भी पार्टी हो वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएगी नीतीश कुमार को और कैसे कोई कार्रवाई करेगा फिर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्रेडिबिलिटी के लेवल पे तो अब जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। और एक बात तय है कि बिहार का जो भविष्य है, खास करके बिहार के युवाओं का जो भविष्य है, वो एकदम अंधकारमय हो चुका है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको अब क्या करना चाहिए। एक तरफ है जो नीतीश जी को युवाओं के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे आंदोलन हो रहा था तो वो दिल्ली में आ रहे थे, तमाम तरह की मीडिया में चीज़ें चल रही थी कि वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे कि क्या करेंगे। तो असल चीज़ ये है कि एक बयान तो उनको देना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर अथॉरिटीज ये कह रहे हैं कि भाई छात्रों को ही कह रहे हैं घुमाकर कि आप खुद ही जो हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाइए, आप ही ब्यूरो बन जाए, तो ये सब तो नीतीश जी के हामी के साथ ही बोल रहे होंगे ना कि जो दारोमदार है, यू प्रूव द गिल्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट।
असली जो मूल है इसमें वो ये है कि वोट जो लिया जाता है वो धर्म के नाम पे लिया जाता है, और इनको सिर्फ वोट से मतलब है। इनको ये समझ में आता है कि युवाओं में जो है सरकार को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रह गई। ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। अफसोसनाक हकीकत तो ये भी है ना कि यही जो छात्र जो आज आंदोलन कर रहे हैं, एक ये अपने मुद्दे पर जरूर आंदोलन करते हैं, कल को किसी और का मुद्दा हुआ, किसी और से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ, उसमें नहीं आते हैं। दूसरी बात है कि ये छात्र भी कहीं ना कहीं जाकर, जो वोटर्स हैं, ये भी तो जाकर वोट आखिरकार जातीय समीकरण और धर्म पर ही डाल रहे होंगे। नहीं, ये तो देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है। इससे ऐसा नहीं है कि चूँकि हम लोग युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, तो इस बात से नहीं बच सकते हैं। ये बात ठीक है, और ये बात सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, ये अपने पूरे समाज का एक तरह से कह सकते हैं कि एक गुण बन गया है, एक वैल्यू सिस्टम में चेंज आया है कि हम लोगों का अच्छा और बुरा का पैमाना ही बदलता चला जा रहा है। और चुनाव में जो वोट करते हैं उसमें जो असली मुद्दे हैं वो तो गायब ही हैं, और उसके गायब होने में सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को ही गलती है। लोगों में सोचने समझने की जो क्षमता आती है, जो निर्णय क्षमता आता है, वो सूचना से आता है, और लोगों तक सही सूचना नहीं पहुंच रही है। उसमें जो एक तरह से एक मायने में जिसको कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, या जिसकी जिम्मेदारी है, पहले लोग लिखते थे, पढ़ते थे, और पत्रकारों को और जो सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उनको एक अलग पेडिस्टल पर रखा जाता था, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसका एक क्षरण हुआ है, जिसका एक प्रतिबिंब है जो चुनाव में देखने को मिलता है। मुख्य धारा की मीडिया को लेकर तो खैर बहुत सारी आलोचनाएं हैं ही, और खुद मीडिया की साख पर भी सवाल खड़े हैं। लेकिन प्रशांत जी, मैं निश्चित रूप से आपसे पूछना चाहूँगी कि अब यहाँ पर आगे जो राजनीतिक एक तरीके से इसका स्वरूप भी नज़र आ रहा है। पप्पू यादव हालांकि पहले भी जो है छात्रों के मुद्दे उठाते रहे हैं, नीट का भी मसला उन्होंने संसद में उठाया था अपने शपथ ग्रहण के दौरान भी, और उसमें अब एक नए किरदार हैं प्रशांत किशोर। एक दिन जब वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँगा, तो तस्वीरें आती, जैसा लगता है कि दंड जब लाठीचार्ज हो रहा है तो वो पहले ही वहाँ से कट निकलते हैं। अब हालांकि वो वापस जा रहे हैं और वापस जाकर प्रदर्शन में बैठते हैं कि मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, मैं छात्रों के साथ हूँ। तो एक तो यहाँ प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे, और आपको लगता है कि जब राजनीतिज्ञ इस तरीके से सक्रिय हो जाएं तो ये जो सत्ता पक्ष है उनके लिए आसान हो जाता है कहना कि यार देखो ये तो प्रदर्शन हैज बीन हाईजैक्ड पॉलिटिकली, ये तो राजनीतिकरण हो गया है, तो ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ही नहीं। देखिए, इसमें दो चीज़ है, एकदम बहुत फाइन लाइन है, इसको एकदम समझना पड़ेगा। एक तो होता है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है उसका आंदोलन का समर्थन करना, तो मैं इसको पूरी तरह से एकदम ठीक मानता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजनीतिक युवाओं का मुद्दा नहीं उठाएंगे, किसानों का मुद्दा नहीं उठाएंगे, या कोई भी विरोध का स्वर है उसका साथ नहीं देंगे, तो उनका और क्या काम है? उनका मुख्य काम ही ये है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे में अगर लोग कहेंगे कि अरे इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, किसान कोई आएगा तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, युवाओं का मुद्दा है तो राजनीति नहीं करना, तो राजनीति किस पे करना चाहिए? सिर्फ जात धर्म पे करना चाहिए क्या? तो जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको जाकर के छात्रों का साथ देना ही चाहिए, लेकिन छात्र का साथ देने के नाम पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि भाई उनकी असली मांग क्या है, उनकी मांग के हिसाब से हम सपोर्ट करेंगे, हम अपना एजेंडा वहां पर जाकर के ना चलाएं। हमारा कोई अगर आशंकाएं तो इसी को लेकर उठ रही है। बस मैं एक चीज इसमें सिर्फ जोड़ना चाह रहा था। अब जैसे आपने चूंकि मैं किसी पे इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि प्रशांत किशोर जी कल कह रहे थे कहीं पर कि हमारी बस इतनी सी मांग है कि कोई आके हमसे मिल ले, मांग माने या ना माने कोई आके मिल ले। तो क्यों मिल ले? क्या कोई प्रसाद लेकर के आने वाला, क्या लेकर के आने वाला? उन पर मिल के क्या करेंगे? उन पर तो पहले ही आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के टीम भी हैं, और जबकि छात्रों की तो मांग है कि भैया आप री एग्जाम्स करवाएं। यहाँ आप कह रहे, प्रशांत किशोर कह रहे कि आप आकर मिल लें, मिलने के बाद अगर कह दे कि हमें री एग्जाम नहीं करवाना, तो क्या वो स्वीकार? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आंदोलन में क्यों आया। आंदोलन में जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए, जो लोग इस मांग से सहमत हैं सबको आना चाहिए, लेकिन मांग छात्रों की है, आप सपोर्ट करने आए हैं, इसको ध्यान रखिए। आप वहाँ जा करके उसको एक अलग दिशा मत दीजिए। ये मत कहिए कि कोई आके मिल ले। क्यों मिल ले भाई? वो मिल के क्या करेंगे? नीतीश कुमार आकर के मिल लेंगे या उनके मुख्य सचिव आके मिल लेंगे तो क्या होगा? छात्रों की समस्या सॉल्व हो जाएगी? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए उनको। ये जो है आंदोलन को भटकाने वाली बात है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या दुनिया का कोई व्यक्ति हो। देखिए, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि भाई अगर राजनीतिज्ञ हैं और पब्लिक लाइफ में हैं तो उनका दायित्व है कि जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स नहीं भी हैं, सिटीजन्स की जो ग्रीवांसेस हैं
उन मुद्दों को उठाएं। और खास करके जब आप विपक्ष में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप सिस्टम के लूप होल्स को तो आप उजागर करेंगे ही। अगर आप चुप रहेंगे तो फिर आप पर उंगलियां उठेंगी कि देखो आप जो आम आदमी की पीड़ा है उसको लेकर आप कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए इन राजनीतिकों के लिए मुमकिन तो नहीं है कि वो खुद को जो पूरी तरीके से दूर रखें। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये किरदार पहुंच रहे हैं? और जो छात्र हैं, जहां तक छात्र का सवाल है, तो छात्रों का प्रतिनिधित्व आखिर कौन कर रहा है? क्या छात्र भी इतने सारे गुट हैं, कभी कोई 4 छात्र कहीं मिलकर आता है, कोई 5 छात्र कहीं मिलकर आता है, क्या ये छात्र एक गुट हैं, एक पेज पर हैं, उनका प्रतिनिधित्व आखिर कर कौन रहा है? ये बात है, देखिए जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसमें ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक व्यक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करे, या तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ है कि मांग क्या है। मांग एक है कि री एग्ज़ाम होना है। अगर कोई आकर के ये कहता है कि नहीं हमसे तो खाली आकर के मिल लें, तो मिल लें, तो ये तो मांग नहीं है ना। तो जो व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कम से कम वो तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं जो री एग्ज़ाम का मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं छात्रों की मांग सही है और ये जब तक नहीं होगा उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी तो लगातार उठा रहे हैं, और आज से नहीं। प्रशांत किशोर का मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था किसी का भी, क्योंकि ये निजी रूप से किसी को अटैक करने और इसका मौका नहीं है। ये तो भाई एक आंदोलन है, छात्रों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का समय है। लेकिन घूम घूम के वो सबको कहते रहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है। तो ऐसी उटपटांग बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। हम लोग तो पिछले 6-7 साल से कह रहे हैं कि आंदोलन से ही होगा, और आज जो इतना चीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आज देखिए 19-20 में जब जो 20 में चुनाव हो रहा था, वहाँ पे पढ़ाई कमाई दवाई जो है एकदम सेंट्रल इसमें कैसे आया? क्योंकि जो है अनुपम जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे बिहार में जो है यात्रा की, बातचीत की, और रोज़गार को एक मेन इसमें लाने की कोशिश करी। अलग अलग आप देखें, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भी पेपर लीक हुआ, हम सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे लड़ाई उसकी लड़ी। लेकिन वहाँ पे लड़ाई लड़ने का मतलब होता है कि छात्रों के मुद्दे को आगे रखना। ये नहीं कि हम अपने को आगे रखें और हम अपना राजनीतिक मतलब स्कोर सेटल करें, वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लेमर देना भी ज़रूरी है दर्शकों के लिए, क्योंकि अनुपम जी का जिक्र आया, जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट युवा हल्ला बोल के, अभी तक वो कार्यकर्ता थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो कांग्रेस के इनफैक्ट नेता बन चुके हैं। तो आखिरी सवाल, ऐसे में ना बहुत सारे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स ये भी चल रही हैं कि ये जो छात्र हैं जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, ये दरअसल आप यूपीएससी, आप इनके मार्क्स देख लीजिए, आप इनके दूसरे मार्क्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनमें मेरिट नाम का कुछ नहीं है। ये जो है सिर्फ एक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको सिर्फ आदत हो गई है हर चीज़ में जो है एक अड़ंगा लड़ाने की। इन आरोपों को कैसे हैंडल करें? नहीं, देखिए ये तो एकदम बकवास बात है, और ये जो है ये एक नई संस्कृति अपने देश में डेवलप हो रही है कि जो भी लोग विरोध का काम करें, जो भी कोई आवाज़ उठाए अपनी, उसको डिस्क्रेडिट कर दो, उसको जो है डीलेजिटिमाइज कर दो। और ये कोई पहली घटना तो नहीं है। आप देखिए किसान जब आए तो उन्होंने कहा कि ये तो किसान है ही नहीं, किसान तो खेती कर रहा है। तो जब वो किसान थे ही नहीं तो फिर जो है महामानव आकर के बोले कि तपस्या में कमी रह गई। जब किसान ही नहीं थे तपस्या में कमी कैसे रह गई? तो ये तो एकदम एक पैटर्न है। देखिए इनका क्रोनोलॉजी है, जैसे क्रोनोलॉजी समझाते थे ना, इनका क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले ये डीलेजिटिमाइज करेंगे कि ये तो छात्र ही नहीं है। उसके बाद वो नहीं होगा तो फिर उसको बदनाम करेंगे कि ये तो देश विरोधी हैं, ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने आग लगा दिया, हिंसा कर दिया। जैसे आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी और अग्निपथ में हम लोगों ने पूरे इसमें ये किया, तो हम लोगों पे ये आरोप लगाया कि देश भर में इन्होंने भड़काया है और हर जगह जो ट्रेन रोका है इन्हीं लोगों ने रोका है। तो अनुपम जी सहित हम सबको जो है 11 लोगों को तिहाड़ जेल में भेज दिया, है ना। और बाद में फिर इन्होंने तरह तरह की रियायतें भी निकाली अग्निपथ में। तो जब सब कुछ सही था तो ये 10 बार आपने चेंज क्यों किया इसको? रेलवे एनटीपीसी में पहले इन्होंने लेटर लिखा और धमकाया कि भाई ये तो छात्र नहीं है, ये कुछ जो है राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, जो भी करेंगे उनको जो है नौकरी आगे से एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और 3 दिन के अंदर जो है रेल मंत्री फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और पूरे सभी मांगों को मान लिया। इनका पैटर्न है कि पहले ये डिलेजिटिमाइज करेंगे, मतलब रिकग्नाइज नहीं करेंगे आप छात्र हैं, उसके बाद बदनाम करेंगे, और तब भी अगर आप नहीं हटे तो आके माफ़ी मांग लेंगे। तो इसमें भी यही होगा। तो यहाँ पे आपको लगता है कि अब माफ़ी मांगेंगे? छात्रों पर लाठियाँ चल चुकी, वो कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं। 30-31 दिसंबर को जब पूरा देश जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में जुटा हुआ था, ये छात्र बेचारे वाटर कैनन्स फेस कर रहे थे, इनके खिलाफ नेगेटिव एजेंडा तो चल ही रहा है।
छात्रों के पास विकल्प क्या बचा है इस वक्त, और ये आप कितना आगे बढ़ा होता हुआ देख रहे हैं अभी आप इस हंगामे? नहीं देखिए, इसको मांग तो मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा और इनको कराना पड़ेगा। नहीं अगर होता है तो अभी अगले कुछ दिनों में हम लोग बाकी जो एग्ज़ाम होता है उनसे भी अपील करेंगे कि आप इनका साथ दीजिए। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि इनको मांगों को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम देशव्यापी आंदोलन बनेगा। और लगातार हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ एग्ज़ाम हम लोगों ने बनाया है जिस तरह से, उस तरह से एग्ज़ाम हो। तो पहली बात तो ये मांग जो है माननी पड़ेगी इनको, और नहीं मानेंगे तो देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। ठीक है, चलिए। तो देश भर के लोगों को जो है आमतौर पर ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं, उनको लगता है ये तो आम सी बात है कि बिहार में एक बार फिर से सड़क पर जो है बच्चे आ गए हैं, युवा आ गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण है, उन कारणों को समझिए, उन कारणों को जानिए। कोई शौक नहीं चढ़ा है किसी को कि जो है वो सुबह शाम जाकर सड़कों पर आंदोलन ही करता रहे और प्रदर्शन और हंगामा ही करता रहे। और निश्चित रूप से इन छात्रों के भविष्य का सवाल है, और खास करके एक ऐसे राज्यों में जहां अभी भी आज की तारीख में भी ना कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स टेक ऑफ कर पा रही हैं, ना निजी नौकरियां पैदा हो पा रही हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग तो चाहेंगे कि भाई जो राज्य में जो सरकारी नौकरियां हो उन्हीं पर जो है वो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगा सके। तो इन छात्रों के लिए जो है इनकी भविष्य का सवाल है। और सबके सब जो है जाहिर सी बात है इलीट कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन फॉर्म्स के पैसे भी हर बार देना बहुत सारे ऐसे छात्रों के लिए मुश्किल होता है। तो जीएसटी भी लेते हैं फॉर्म्स पे, जीएसटी भी लेते हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन को समझाने के लिए बातचीत की हमने कमल प्रताप जी से, युवा हल्ला बोल के जनरल सेक्रेटरी। आगे भी अपडेट्स आप तक देते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।